नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कमजोर सत्ता के सामने मजबूत विपक्ष और आज से कानून में बदलाव यानी 1 जुलाई 2024 से कुछ नए कानून लागू हो जाएंगे। हमारे देश में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिनको न्याय संहिता में लिया गया है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं कि जब जब कोई कानून लागू होता है तो हमारे देश के अधिवक्ताओं को यह याद आता है कि संविधान का अनुच्छेद 20 में यानी आर्टिकल 20 में बहुत कुछ लिखा है। लिखा यह है कि जो नए कानून हैं वह नए अपराध के ऊपर लागू होंगे। तो जो 5 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है हमारे देश के न्यायपालिका में, उनके ऊपर तो पुराने कानून ही लागू होंगे। तो बदलाव कैसे हो सकता है? बदलाव तो तब होगा जो कल से अपराध होंगे, नए केस दर्ज होंगे, उसके ऊपर नया कानून लागू होगा। लेकिन जब सोचने वाली बात यह है, जब महंगाई लागू होती है, महंगाई के रेट आ जाते हैं, कभी सरकार ने अथवा इन विद्वानों ने जो देश के बुद्धिजीवी हैं कभी सवाल किया है कि सस्ते रेट में गोदाम में जो रखे हुए माल है आम जनता को महंगी कीमत पर क्यों दी जाती है? क्या वहां पर संविधान की अनुच्छेद 20 लागू नहीं होती? क्या उन व्यापारियों से किसी ने पूछा है कि आपने 10 दिन पहले पेट्रोल जमा कर लिया, गैस जमा कर लिया, चावल गेहूं हर चीज जमा कर लिया, और आज जब रेट निकल कर आई है बजट का तो उस रेट के हिसाब से आप बेच रहे हैं? जब पुराने रेट में आपने खरीदा, सस्ता अथवा महंगा, तो आप उसी रेट में बेचिए। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि इस देश की जनता गरीब है और गरीब जनता को पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन फिलहाल माहौल बदला हुआ है। आज हम सत्ता से भी सवाल करेंगे और विपक्ष से भी सवाल करेंगे, क्योंकि सत्ता कमजोर है, सत्ता के पास अपने दम पर 240 सीट है और विपक्ष के पास भी 234 है। लबालब की स्थिति है और बीच के जो नेता हैं वो मौका परस्त है। सत्ता की मलाई मिलेगी तो सत्ता के साथ होंगे, अगर विपक्ष मजबूत हो जाएगा, सत्ता कमजोर हो जाएगी तो वो विपक्ष के साथ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति है। जरा कल्पना कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इमीडिएट रातों रात नोटबंदी कर देते थे। क्या कर पाएंगे इस कमजोर सत्ता में? ताली और थाली दोनों बजवाया, क्या अब बजवा पाएंगे? बड़ी बोल बोलते थे और कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मोदी जी अब पहले की तरह हर आदेश पास कर लेंगे? क्या विपक्ष चुप बैठी रहेगी? फिलहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी क्या नीट के छात्र जो हैं, जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, जिनके पेपर लीक हुए हैं, उनको इंसाफ दिला पाएंगे? क्या हमारा देश का जो विपक्ष है मजबूत तरीके से सरकार से यह मनवा लेंगे? जो देश के किसान हैं वो एमएसपी मांग लेंगे, क्योंकि उस वक्त मजबूत सरकार थी और किसान बेबस थे, उनकी कुछ नहीं चल पाई थी। साल भर तक बैठे रहे थे, 600-700 किसानों ने जानें गंवाई, फिर भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और वापस लौटना पड़ा। अब सरकार कमजोर है और किसान अगर बैठेंगे धरना पर, क्या अपनी मांग मनवा लेंगे? क्या हमारे देश के 1.25 करोड़ छात्र अपनी मांग मनवा लेंगे? आज सोचने वाली यह भी बात है कि बार बार सरकार ये कहती है कि निजीकरण से फायदा होता है, एफिशिएंसी आती है, हम निगरानी करेंगे। कहने का मतलब मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, ये भाजपा का नारा था। तो राजकोट के अंदर जो एयरपोर्ट गिरा वो निजीकरण का प्रतिफल था या सरकारीकरण का प्रतिफल था, इसका ही फैसला कर लेते हैं। निजीकरण अगर सब कुछ सही है तो देश के हाईवे फट रहे हैं बारिश की वजह से, जगह जगह पानी घुस रहा है, तो यह भी देखना होगा कि यहाँ पर सरकारीकरण ज्यादा है अथवा निजीकरण ज्यादा है।
अगर निजी ट्रेन, निजी व्यवस्था, अगर एक्सीडेंट नहीं होता है निजी ट्रेन का तो हम समझेंगे निजी ट्रेन हो जानी चाहिए। अगर रेलवे का प्लेटफॉर्म निजीकरण से ज़्यादा साफ सुथरे हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती, तो निजीकरण ठीक है। लेकिन अगर निजीकरण से भी वही दुर्घटनाएं हो रही है, वही समस्याएं हैं, तो इस निजीकरण का भी विरोध होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बड़े बोल्ड थे। भले ही वो मणिपुर नहीं गए, भले ही उन्होंने देश में केवल अपने मन की बात की, जनता के मन की बात नहीं की, काफी बोल्ड थे। क्या अब भी वैसा ही चलता रहेगा? सदन में आप नेता प्रतिपक्ष को दबा लेंगे, आप संसद टीवी को मैनेज कर लेंगे, स्पीकर अपने मन मर्जी का रख लेंगे, लेकिन कानून का जो बदलाव हुआ है, कल से जो न्यायपालिका में फर्क दिखेगा। कभी आपने जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं से रेफरेंडम किया है कि जो हमने कानून पास किया है इनमें कितनी दिक्कतें आएगी? कभी किसी से नहीं पूछना, बस पार्लियामेंट में बैठ के और कानून पास कर देना। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब कानून बदलता है तो जनता के हित के लिए, लेकिन वो किस जनता के हित के लिए? सवाल यहाँ ये भी उठता है। अगर किसान ने आपको लोन नहीं चुकाया तो उसका जमीन बिकता है, उसका घर बिकता है, उसके ट्रैक्टर खींच लिए जाते हैं। लेकिन जब वही बड़े बड़े उद्योगपति आपका पैसा लेकर फरार हो जाते हैं तो वहां आपकी कानून निकम्मी हो जाती है। ये सवाल तो बनता है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है, आपने लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया, आपके पास पुराना नक्शा है जो पाटीदार है, जो पटवारी है, वो जमीन को मापते हैं पुराने नक्शे के ऊपर। जब आप डिजिटल नक्शा बनाते हैं तो वहां पर उनकी मैप रीडिंग सही नहीं आती है, घर घर झगड़े लगते हैं। इसके ऊपर सवाल कब होगा? आपने डिजिटल इंडिया बनाया और यह कह दिया कि सरकार को टैक्स आएंगे, लेकिन कभी आपने यह नहीं बताया कि डिजिटल इंडिया होने के बाद साइबर क्राइम जो बढ़े हैं उसमें आम जनता के साथ कितना हेराफेरी हुई है, कितने लाख करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट से हैक कर लिए गए। इसके ऊपर सरकार कब जवाब देगी? जनता के सामने कब फेस टू फेस बोलेगी कि डिजिटल इंडिया करने से, डिजिटलाइजेशन से, साइबर क्राइम के जरिए आपके कितने पैसे का नुकसान हुआ? ना किसी ने सवाल किया और ना कोई जवाब देने को तैयार। केवल राजनीति होती है, हर जगह राजनीति हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर भी जवाब देगी। अभी फिलहाल सरकार में केवल सरकार बचाने की कवायद है, चंद्रबाबू नायडू को रिझाने की कवायद चल रही है। नीतीश कुमार के ऊपर खबरें निकल कर आती है, नीतीश कुमार बिहार के बारे में कम चिंतित हैं, जदयू को बचाने के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। उनके 12 सांसद कब उनके पास रहेंगे और कब निकल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जबकि सब जानते हैं कि संजय झा जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भाजपा से काफी नजदीकियां रखते हैं। पहले भी वो भुगत चुके हैं जब आरसीपी सिंह को उन्होंने बनाया था अध्यक्ष और वो भाजपा के हिसाब से चलने लग गए थे, और दूसरी बार वो गलती करने जा रहे हैं। रही बात ये कि अगर वह महागठबंधन में आते हैं तो अभी तक कोई बातें बनी नहीं है। कुल मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की जनता, बिहार की सरकारी मशीनरी की चिंता कम और अपनी पार्टी को बचाने की चिंता ज्यादा है। और करीब करीब हर राज्य सरकार, देश में जो सिस्टम बना हुआ है, सबके सब राजनीति कर रहे हैं। आम जनता के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। और इसी बीच मैडम सोनिया गांधी जी का एक निबंध आ जाता है जिसमें वो साफ साफ कह देती है कि प्रधानमंत्री फेल हो गए। जो उनको मैंडेट मिला, जो उनको मत मिला, इससे वो अब ब्रांड नहीं रहे। बात भी सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब आम जनता विश्वास नहीं कर रही है। आम जनता के साथ ठगी हुई है। 15 लाख रुपए के वायदे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं पूरा हुआ। अब वो कितना भी बोल्ड होकर बोले, जनता विश्वास नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी जो अपनी घोषणा पत्र दिए कांग्रेस की 2024 की लोकसभा सीट में उनकी संख्या बढ़ी,
लोग अब ज्यादा भरोसा करने लग गए हैं, विपक्ष की बातों का भरोसा करते हैं, जबकि लोग कहा करते थे कि विपक्ष निकम्मा है, नकारा है। और इसी बीच कई नेताओं की ईडी के केस में जमानत मिल जाना, सरकार से भरोसा कम हो रहा है, आम जनता को विपक्ष की तरफ ज्यादा झुकने को बिल्कुल तैयार कर रहा है। देश की जनता अब विपक्ष की बात बड़ी ध्यान से सुन रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर अब भरोसा कम हो रहा है। देश के गृह मंत्री तो हमेशा से रूल किए और सामने प्रधानमंत्री जी भाषण देने आए। नोटबंदी का दंश तो देश झेल ही रहा था, उसके बाद कोरोना काल आया, कुछ दिन इन्होंने कोरोना के नाम पे निकाला। अब देश में नया कानून पारित किए हैं, केवल उसका अंक बदला है। जैसे सेक्शन 420 उसको 318 कर दिया जाएगा, और भी बाकी सेक्शन इस तरह से कर दिया गया, लेकिन कंटेंट्स तो वही रहेंगे, अपराध तो ऐसा ही होगा। और जो अपराध आज के बाद होगा घटित, उसको उस नए कानून में कवर किया जाएगा कि जो पुराने अपराध पेंडिंग है, न्यायपालिका में केस का बोझ बहुत ज़्यादा है, जजेज, न्यायाधीश सब परेशान हैं कि किसी तरह केस खत्म हो, और उसको पुराने नियम से ही खत्म करेंगे, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 20 आरे आ जाता है। आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी होगी, दाल, चावल और जो भी किचन का सामान है, यहाँ तक कि एक हाथ देना दूसरे हाथ छीन लेना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ मकान हम दे रहे हैं, लोगों के घर पर छत दे रहे हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं बताते हैं कि सीमेंट की कीमत, रेत की कीमत, लोहे की कीमत कितनी बढ़ गई है, ईंट की कीमत कितनी बढ़ गई है। अगर कोई चाहे कि थोड़ा सा एक कमरा हम फालतू बना ले, वो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, नहीं बना पाएगा कि उसका जेब अलाउ नहीं करेगा। हर जगह महंगाई की मार है। महंगाई के ऊपर सवाल कब होगा? क्या हमारे देश का मजबूत विपक्ष महंगाई के ऊपर सवाल करेगी? क्या एकजुटता लाएगी? क्या ये सड़क पर उतरेंगे कि आज हम महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं? सरकार कंट्रोल करे, लोग अपना घर नहीं बना सकते, भरपेट भोजन नहीं कर सकते, थाली को देखकर सिसकियां आती है कि कल की सब्जी कितने रुपये किलो मिलेगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, जो महिलाएं हैं वह भी परेशान हैं, क्योंकि किचन का सामान तो महिलाओं को ही पता होता है। रही बात ये, लोग मकान बना नहीं सकते, बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग तमन्नाएं हैं। आप ये कह सकते हैं कि दहेज मुक्त भारत होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। क्या सोने की कीमत कम किया जा सकता है? क्या आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी बेटी को बगैर जेवर विदा करेंगे? ऐसा नहीं हो रहा है। यानी जेवर के नाम पर, कपड़े के नाम पर, फर्नीचर के नाम पर आपके जेब ढीले कर दी जाएंगे, क्योंकि महंगाई आसमान पर है। भले ही दहेज मुक्त भारत हो, लेकिन गरीब मार तो होगी ही होगी। हमारा देश एक गलत हाथों में जा चुका है, जहां से आम जनता के बारे में नहीं सोची जाती। और विपक्ष पहले कमजोर था, लेकिन इस पूरे देश की जनता को विपक्ष से आशाएं हैं कि सरकार को कंट्रोल में रखे, महंगाई पर लगाम लगवाए, और जो भी उल्टे सीधे फरमान आते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, उस पर अंकुश लगाए, किसानों को MSP मिल जाए, किसानों को वाजिब दाम मिल जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए देश की जनता बिल्कुल टकटकी लगाए हुए देख रही है। और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि देश की जनता को सत्ता से कम और विपक्ष से ज्यादा उम्मीद है। वो चाहते हैं कि विपक्ष इतनी कड़ाई से पेश आए, इतनी निगरानी रखे कि सरकार कुछ भी ऐसा गलत फैसला ना ले सके। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।